अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीदी। NG 503 का लेसन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टीचिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स। टॉपिक नंबर 56 लिसनिंग प्रोसेस। इसमें जी उन्होंने अब कहा है कि जो हमारा जितने भी लैंग्वेज के हवाले से स्किल्स हैं, मतलब रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसमें से जो लिसनिंग वाला है वो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। डोमेन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो वाली। बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, बोलने से ज़्यादा हम सुनते हैं। ये MCQs है, आपने एक बार पढ़ लेना है। लिसनिंग मोड्स, 3 स्पेसिफिक कम्युनिकेटिव लिसनिंग मोड्स होते हैं। वो क्या है? एक है बाय डायरेक्शनल, मतलब 2 वे और बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन लिसनिंग। 2 लोग जब आपस में बात करते हैं तो वो जो उनका जो एक की बात हम सुन के फिर आगे हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं, अगला हमारी बात सुन के फिर उस बात का रिस्पॉन्स देता है। तो इस तरह जब 2 वे कम्युनिकेशन होती है उसके दौरान जो लिसनिंग होती है उसे बाय डायरेक्शनल कहते हैं। यूनी डायरेक्शनल होती है 1 वे और यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेटिव लिसनिंग। हम जब एक खुद हम जब बात ना करें, कोई हम खुद इंटरेक्ट ना करें किसी से, बस हम इनपुट ले रहे हैं लिसनिंग की, तब वो 1 वे या यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेटिव लिसनिंग हो जाती है। इसमें क्या है, कैसी इसमें लिसनिंग आती है? ओवरहियर्ड कन्वर्सेशन। कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, उसमें आप बोल नहीं रहे, वो पर आपने उन लोगों की बात सुन रहे हैं, एक लिसनिंग इनपुट आ रही है। पब्लिक अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं इसमें, रिकॉर्डेड मैसेजेस आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस ऑफ ऑल काइंड्स। आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, आप आगे से कुछ भी नहीं कह रहे, बस इंस्ट्रक्शंस को इनकम पास करवा रहे हैं, तो ये यूनी डायरेक्शनल में आता है। और पब्लिक परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं इसमें। ऑटो डायरेक्शनल होता है 3rd मोड। इसमें क्या होता है? सेल्फ डायलॉग कम्युनिकेशन। उनका कहना है कि अक्सर ही हम खुद जब अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, ख्यालात आ रहे होते हैं, तो एक अपने ही अंदर हम एक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा जब हम ये अपनी अंदर की सोचों को सुनते हैं तो ये उन्होंने कह दिया सेल्फ डायलॉग कम्युनिकेशन। इस लिसनिंग मोड को ये कह दिया कि हम जब अपने अंदर की सोचों, अपने अंदर की इंटरनल लैंग्वेज को हम सुनते हैं तो ये 1 वे सेल्फ डायलॉग कम्युनिकेशन में आ जाता है, ऑटो डायरेक्शनल में आ जाता है। इसमें जी इंटरनल लैंग्वेज विच वी प्रोड्यूस एज वी थिंक थ्रू अल्टरनेटिव्स, प्लान स्ट्रैटेजीज एंड मेक डिसीजंस। हम जब स्ट्रैटेजी कोई बना रहे होते हैं, कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, कोई इस तरह जो भी सोच रहे होते हैं, एक हमारा अंदर ही कुछ चल रहा होता है ना, कोई बादशाह कर रहे होते हैं हम खुद से ही, या सोच रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा सोचें आ रही होती हैं। उनका कहना है ये आपकी इंटरनल लैंग्वेज है जिसकी आप बातें सुन रहे होते हैं, एक खुद से बात भी कर रहे होते हैं और उसकी सुन भी अपने दिल की रहे होते हैं। ऑल बाय टॉकिंग टू आवर सेल्फ एंड लिसनिंग टू आवर सेल्फ, ठीक है। लिसनिंग प्रोसेस एंड स्टेजेस इन कम्युनिकेशन। अब जी कम्युनिकेशन में क्या स्टेजेस होती हैं लिसनिंग की? जनरली 5 स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द लिसनिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम इनपुट रिसीव करते हैं। सबसे पहली स्टेज ये है रिसीविंग द वर्ड वाइल वी हियर। कोई हमसे बात कर रहा है, उसकी बात हमने सुनी, ये हमने रिसीव की इनपुट, सबसे पहले ये स्टेज है। फिर उसकी बात को समझना, द थॉट्स एंड प्रोसेस, ये जी सेकंड स्टेज है। इसमें हम उसकी बात को समझते हैं। रिमेंबरिंग, फिर हम उस बात को अपने दिमाग में स्टोर करते हैं और अपने दिमाग की मेमोरीज में स्टोर करते हैं। एडिंग द मैसेज टू माइंड स्टोरेज बॉक्स, ठीक है। फिर जी 4th स्टेज में हम उस बात को इवेल्युएट करते हैं, जजिंग द मैसेज इन सम वे, स्पीकर्स इंटेंशंस और मोटिव्स। कोई भी किसी भी तरह से हम उस बात को, उसको इनपुट को लेके हम प्रोसेस करते हैं। फिर 5th स्टेज में फाइनली हम रिस्पॉन्स करते हैं, वो चाहे वर्बली करें चाहे नॉन वर्बली करें, चाहे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से अगले को उसका रिस्पॉन्स दे दें उसकी बात का, चाहे हम वैसे बोल कर दे दें, पर हम ये 5th स्टेज होती है। टॉपिक नंबर 57 एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव लिसनिंग। अब जी उन्होंने कहा है कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव लिसनिंग को अगर आप बच्चों को करवाएंगे तो इस तरह उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। ये क्या है? एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होती है कि बच्चे को टीचर ऐसे कोई भी टास्क दे देती है इस तरह के, आपको जो सुनना है ना आप सुने, मतलब कि कोई गाना आप सुनना चाहते हैं, कोई इस तरह फ्री हैंड देती है बच्चे को कि आप जो आपको चीज़ अच्छी लगती है ना आप वो सुने, कुछ ना कुछ सुने। आपको कार्टून देखना पसंद है, कार्टून जो बोल रहा है वो सुने, अच्छी मतलब कि
नोटिस करके सुने, फोकस के साथ सुने, और म्यूज़िक सुने, या जो भी लिसनिंग मटेरियल है वो बच्चे की नीड के ऊपर है या बच्चों के चॉइस के ऊपर है। टीचर बच्चों को फ्री हैंड देती है एक्सटेंसिव लिसनिंग में, ठीक है। इसमें जी होम, कार और म्यूज़िक प्लेयर वाइल ट्रैवलिंग, इसमें जहाँ भी क्लासरूम के बाहर भी, वो कहती है क्लासरूम के बाहर भी जहाँ भी आप सुनना चाहें ये सुने अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। इसमें जी आपको ये भी नहीं कहा जाता कि हम इससे आपसे क्या कहते हैं, ये टास्क देने से पहले कोई इतनी तैयारियां भी नहीं की जाती, मतलब प्री टास्क जो होता है ना, प्री सेट क्वेश्चंस और टास्क, एक एक्टिविटी करने से पहले कहा जाता है कि हम इस एक्टिविटी के दौरान जो भी होगा हम बाद में आपसे इस क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, आपने नोटिस करना है ये वो। इसमें वो भी इतना ख़ास नहीं होता, बच्चों को फ्री हैंड दिया जाता है, बच्चों को एक फ्रीडम दी जाती है, वो अपनी मर्ज़ी का जो भी मटीरियल सुनना चाहते हैं सुने और उसके ज़रिए अपनी लिसनिंग स्किल्स बेहतर बनाएं, ठीक है। एक्टिविटीज़ इसमें क्या होती है, एक्टिविटीज़ टास्क फॉर एक्सटेंसिव लर्निंग, रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्सेज टूवर्ड्स स्टूडेंट्स हियर। जो भी बच्चा सुनता है वो जो उससे उसके बारे में कभी सवाल पूछा जाता है या कोई खुद वो उसके बारे में फ़ीडबैक देता है, रिस्पॉन्स देता है, तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है। बच्चे से ये कहा जाता है कि जो आपने पूछा उसे समराइज़ करें, उसे अपने अल्फाज में ज़रा बयान कर दें कि आपने क्या सुना। या इसके अलावा फिल इन द रिपोर्ट्स फॉर्म आफ्टर लिसनिंग टू अ मटीरियल, कि आपने ये जो सुना है उसे मतलब फॉर्म दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि भाई इसमें फिल कर दें जो आपने सुना है आपके मुताबिक। तो जी इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं एक्सटेंसिव में। सबसे पहली बात, बच्चे को फ्री हैंड दिया जाता है। दूसरी बात कि वो जो होता है वो आउट ऑफ क्लासरूम भी होती है एक्टिविटीज़ के, मतलब वो बच्चे अपनी कार, अपने म्यूज़िक प्लेयर या घर के क्लासरूम से बाहर जहाँ भी वो कुछ सुन रहे हैं उनको फ्री हैंड दिया जाता है कि वो सुने, ठीक है। फिर जी ये है कि इसमें इतनी कोई ख़ास ये नहीं होता कि एक्टिविटी शुरू कराने से पहले इतना वो शोर मचा हुआ है कि एक्टिविटी करानी है। कोई बच्चा जो मर्ज़ी सुन ले, जिस वक्त मर्ज़ी सुन ले, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें बच्चे को फ्री हैंड दिया जाता है और उसकी जो भी वो मटेरियल वो सुनने में कंफर्टेबल है ना, उसे वो सुनने दिया जाता है बस। इंटेंसिव लर्निंग में क्या होता है, इट एम्स एट इम्प्रूविंग स्पेसिफिक स्किल्स और आंसरिंग प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस। ये जी अब आपको फ्री हैंड इसमें नहीं दिया जाता, ये स्पेसिफिक स्किल्स हैं और ये टास्क कराने से पहले ही आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे दिए जाते हैं कि आपको टेप सुनाने जा रहे हैं हम, ये आपको ये स्पेसिफिक टॉपिक हम सुनाने जा रहे हैं, इसमें आपने ये नोटिस करना है, हम बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसमें जी आपको मतलब कि बताया जाता है या आपको नोटिस करवाया जाता है कि कौन सा वर्ड कैसे बोलना है, कि कौन सा वर्ड कहाँ पे उसका क्या मीनिंग आ रहा है, इसे नोटिस करें, हम आपको सुना रहे हैं इसे नोटिस करें, ठीक है। ये इंटेंसिव लर्निंग में स्पेसिफिक लिसनिंग स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है। इसमें जी अक्सर ये भी कहा जाता है कि बच्चों को कहा जाता है ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस टॉपिक में है तो इसे ज़रा नोटिस करें ये कहाँ कहाँ आ रहा है, वो पहले से ही कह देते हैं और बाद में क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स गेटिंग मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम सेगमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट, ट्रांसक्राइबिंग सर्टन सेगमेंट्स इन द टेक्स्ट एंड गेसिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड एंड और फ्रेज फ्रॉम टेक्स्ट। बच्चे को एक टेप सुनाई जाती है, मतलब एक टॉपिक सुनाया जाता है, उसमें जी उस टॉपिक को सुन के एक फोकस के साथ उसको सुन के उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन में यह भी हो सकता है कि इसमें कौन से ग्रामर रूल्स आए, इसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, या इसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे थे, और यहाँ पे ये वर्ड आया है तो कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आप इसका क्या मीनिंग यहाँ पे लगाना पसंद करेंगे। इस तरह के इंटेंसिव लर्निंग में लिसनिंग में आते हैं एक्टिविटीज़, ठीक है।
इंटेंसिव लर्निंग मटेरियल में आपको ऑडियो रिकॉर्ड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, लाइव लिसनिंग होती है, फिल्म क्लिप्स होते हैं या वीडियो एक्सेट्रा। रोल ऑफ टीचर क्या होता है जी, ये वो ऑर्गेनाइज़र होती है, उसने ये सारा टास्क वगैरह ऑर्गेनाइज़ करवाने होते हैं। ये टेप वगैरह उसने पहले से ही ऑर्गेनाइज़ करनी होती है कि आज की क्लास में मैं ये सुनाऊंगी, या वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपने ये लिस्ट सुनते हुए ये नोटिस करना है। मशीन ऑपरेटर होती है, जाहिर सी बात है वो जो टेप रिकॉर्डर वगैरह चलाएगी वही चलाएगी। फीडबैक ऑर्गेनाइज़र होती है कि उसने फ़ीडबैक लेना होता है, उसे ऑर्गेनाइज़ करना होता है, बच्चों से फ़ीडबैक भी तो लेना है ना, और ख़ुद का भी देना है। प्रॉम्प्टर होती है, लिसनिंग टू अ टेक्स्ट अगेन एंड नोटिस, बच्चों को प्रॉम्प्ट करती है कि इस टेक्स्ट को यहाँ से सुने, बार बार सुने और नोटिस करें। ठीक है। टॉपिक नंबर 58, टीचिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स। अच्छा जी, अब उनका कहना है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग या क्लासेस में या फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस में जो करिकुलम होता है उसमें ये लिसनिंग जो स्किल्स होती हैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इसके फ़ायदे हैं। 4 डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव हैं या मॉडल्स कह लें जो कि इस सेकंड लैंग्वेज की टीचिंग्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो क्या है? लिसनिंग एंड रिपीटिंग। लर्नर को लिसन करना होता है और उसे रिपीट करना होता है, मतलब कि टीचर को उसने सुनना है और फिर उसे नोटिस करके रिपीट करना है कि टीचर कैसे बोल रही है, कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ कर रही है, थिंग्स लाइक दैट। मॉडल 2 में क्या होता है? लिसनिंग एंड आंसरिंग कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, के बच्चा सुने, एक टीचर टॉपिक दे देती है या उसे सुनाती है बच्चे को और बाद में कहती है कि आपने नोटिस करना है इसे, इस टॉपिक में आपने मतलब कि नोटिस करके फ़ोकस के साथ सुनना है आपने, बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो इससे ये होते हैं कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, ये आते हैं। लिसनिंग आ जाता है मॉडल 3। इसमें क्या होता है कि बेसिकली लर्नर का बेसिक गोल ये होता है कि वो उस लैंग्वेज को सीखे जो वो सीखने जा रहा है और उस लैंग्वेज को सीख के फिर वो अपनी रियल लाइफ काम सर अंजाम दे। तो यही लिसनिंग होती है। बेसिक ये उन्होंने कहा है कि जैसे कि एक लर्नर है, उसके बिजनेस सेटिंग्स में इंग्लिश बोली जाती है, वो इंग्लिश सीखने गया है, उसने इंग्लिश सीखी है, तो वो इसने इंग्लिश क्यों सीखी है? इसलिए सीखी है जब उसका बॉस इंग्लिश में उससे कोई काम कहे तो वो सुन के वो काम सर अंजाम दे सके, अपने रियल लाइफ काम सर अंजाम दे सके। तो ये लिसनिंग में आता है। इसके अलावा मॉडल 4 में होता है इंटरैक्टिव लिसनिंग। इंटरैक्टिव लिसनिंग में आता है कि बच्चा अगले की बात सुने और अगले को जवाब दे, उसे बातचीत करना आए कि मैंने कैसे अगले की बात फोकस के साथ सुननी है, और ये नहीं करना कि अगला मतलब जवाब देने के लिए नहीं सुनना, ठीक है, कि मैंने अगले को जवाब देना है तो मैं सुनूं। उसको बात को सुनना है, आपने फोकस के साथ सुनना है, उसके पॉइंट्स को वो जो बयान कर रहा है उसको अपने दिमाग के आगे फोरफ्रंट पे रखना है और फिर उस बात का लॉजिकली जवाब देना है। ठीक है, ये होता है इंटरैक्टिव लिसनिंग। प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग लिसनिंग, हार्मर 1998। ये कोई इतने ख़ास नहीं है, इतने मुश्किल अल्फाज नहीं लिखा हुआ कि मैं आपको एक एक पकड़ के एक्सप्लेन करूँ या हमने ख़ुद एक बार पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 59, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द टीचिंग ऑफ लिसनिंग। उनका कहना है कि टीचर्स अक्सर ही क्लासेस में कुछ ऑडियो या विजुअल एड्स इस्तेमाल करती हैं, तो इसका कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ नॉन एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि बच्चे को अपने टीचर के अलावा दूसरी वॉइसेस भी सुनने को मिलती हैं, और इसके अलावा उसके सामने जब मुख्तलिफ़ किस्म के टीचर ऐसे टेप्स चलाती है या उसे प्लेस वगैरह दिखाती हैं, जितने भी लातादार टॉपिक्स हैं जिस पे वो उसे सुना सकती है, टेप्स या सीडीज़ से दिखा सकती है, तो वो कहते हैं कि इसके ज़रिए वो डिफरेंट करैक्टर्स, जो दुनिया में डिफरेंट करैक्टर्स जो पाए जाते हैं उनसे रोशनास होता है। और इसके अलावा क्या एडवांटेज है? वाइड वेराइटी ऑफ सिचुएशंस एंड वॉइसेस। वो जो प्लेस टीचर उसे दिखा रही है, जो मटेरियल उसे दिखा रही है, सुना रही है, वो जाहिर सी बात है किसी सिचुएशन पे ही बेस होगा।
तो इस तरह बच्चे को मुख्तलिफ सिचुएशंस का पता चलता है कि उन सिचुएशन में कैसी लैंग्वेज यूज़ होती है, कैसे लोग बोलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये एडवांटेज है कि ऑडियो मटेरियल उनका कहना है कि पोर्टेबल होता है और अवेलेबल होता है ज़्यादा आसानी से टीचर को। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जी उनका कहना है एक बड़ी क्लास में पुअर अकॉस्टिक्स जो हैं सबसे ज़्यादा ये हो सकती हैं डिसएडवांटेजेस, मतलब कि आपका जो स्पीकर है वो इतना अच्छा नहीं है, बच्चे को सही तरह नहीं सुनाई दे रहा उससे। और इसके अलावा ये भी है कि इतनी बड़ी क्लासरूम है, क्या पता किसी बच्चे तक आवाज़ ना जा रही हो, ये भी है। और क्या है, लिसनिंग एट द सेम स्पीड। उनका कहना है कि हर बच्चे की अपनी एक स्पीड होती है जिस स्पीड रेट पे वो सुनता है। तो जी ये कि जब एक रिकॉर्डेड मटेरियल चल रहा होता है तो ये तो नहीं होता ना कि एक बच्चा कहेगा मुझे यहाँ से समझ नहीं आई तो उसे चुप पोज वहाँ से कर दो और वो दोबारा से वहाँ से रिपीट करके सुने नया नया। इस तरह ये कि ये भी एक मसला होता है, ठीक है। और इसमें क्या और है, लर्नर्स कैन नॉट इंटरेक्ट विद स्पीकर्स ऑन द ऑडियो। अब उनका कहना है कि अगर आपका ये है ना कहना कि हम बच्चे को इंटरेक्टिव लिसनिंग सिखा रहे हैं, तो ये कि रिकॉर्डेड मटेरियल में बच्चा किसी से बोलता नहीं है, वो बस सुनता है, तो इसमें आप इंटरेक्टिव लिसनिंग कहाँ की सिखा रहे हैं बच्चे को, ठीक है। और इसका उनका कहना है कि इस तरह 4 लोग बैठ के एक रिकॉर्डेड मटेरियल सुने टीचर के साथ, ये कोई हमें इसे नेचुरल सिचुएशन नहीं गर्दानते। अच्छा जी, अब इन्होंने इधर कहा है कि टीचर को कब वो जो रिकॉर्डेड मटेरियल है या वो जो ऑडियो टेप है कब उसे रोकना चाहिए, कब उसे चलाना चाहिए। तो इसका आंसर उन्होंने दिया है कि टीचर स्टूडेंट को इनकरेज करे कि हो सके तो एक ही बारी में जितना आप सुन सकते हैं आप सुने, जितना आप फोकस के साथ सुन सकते हैं सुने, जितना आप नोटिस कर सकते हैं करें एक ही बारी में, ये बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। बट ये है कि अगर किसी बच्चे को कोई इंसिस्ट करे बच्चा कि ठीक है दोबारा एक बार चला दें मिस, तो ये कि बच्चे की सेटिस्फेक्शन के लिए फिर बच्चा वो चला देती होती है। कंट्रोल ऑफ रिकॉर्डेड मटेरियल। अब उनका कहना है कि ये जो टेप रिकॉर्डर ऐसे चल रहा होता है उसे कहाँ पे पॉज करना है, कैसे स्पीड पे चलाना है, कब रिपीट करना है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, ये जी आपने बस एक बार पढ़ लेना है, ये कोई इतने ख़ास नहीं है। टॉपिक नंबर 60 टेक्निक्स एंड टास्क फॉर लिसनिंग स्किल्स। अब उनका कहना है कि बच्चे को इंगेज रखने के लिए, बच्चे को नोटिस करवाने के लिए कि हाँ भाई सुनते हुए या पढ़ते हुए उसका फोकस रहे, उसका वो इंटरेस्ट के साथ सुने, तो ये कैसे होगा। तो उनका कहना है कि उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपिंग लिसनिंग मटेरियल। वो क्या है, सबसे पहले जी रेलिवेंस आ जाता है। रेलिवेंस में उनका कहना है कि वो जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं ना, वो बच्चे को जो कंटेंट आप दे रहे हैं वो कंटेंट बच्चे के साथ रेलिवेंट होना चाहिए, उसकी रियल लाइफ ज़िंदगी के साथ रेलिवेंट होना चाहिए, किसी भी तरह से बच्चे से वो रिलेट करे, ठीक है। ऐसे कंटेंट जिससे बच्चे को कुछ अपने लिए नज़र आए, जिससे बच्चे को अपने लिए कोई फ़ायदा नज़र आए, वो बच्चे जो होते हैं वो बच्चा उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा उसको नोटिस करता है, उसमें ज़्यादा मगन होता है। तो रेलिवेंट होना चाहिए आपका कंटेंट बच्चे के साथ, ठीक है, ये उनका कहना है। मोटिवेशनल इम्पैक्ट। इसके अलावा उनका कहना है कि जब आपका ये जो कंटेंट है ये बच्चे की रियल लाइफ के साथ रेलिवेंट होगा ना, उसकी असली ज़िंदगी के साथ रिलेट करेगा, उसे पता लगेगा हाँ ये मेरी ज़िंदगी में भी होता है इस तरह, तो ये कि उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका ज़्यादा फोकस वो करेगा उस चीज़ की तरफ, ज़्यादा नोटिस लेगा उस चीज़ का। ट्रांसफरेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी। और उनका कहना है कि ये कि वो जो रेलिवेंट चीज़ आप बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो रेलिवेंट ट्रांसफरेबिलिटी भी होनी चाहिए। वही बात है कि वो जो आप क्लासरूम में उसे सिखा रहे हैं ना, वो क्लासरूम के अलावा अपनी रियल लाइफ में भी उसे अप्लाई कर सके, ये उनका बस मेन है। ये नहीं कि आप खाली क्लासरूम के हद तक ही वो लेसन रह गया है, वो क्लासरूम के बाहर अगर अप्लाई वो बच्चा कर सकेगा ना, तो ये बहुत अच्छा होगा, बच्चा फोकस के साथ उसको
इनकम्पास कराएगा। ये है टास्क ओरिएंटेशन में क्या आता है। अब उनका कहना है कि टास्क ओरिएंटेशन में ये बहुत प्रोडक्टिव होगा या बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने जो है क्लास में ये करें कि लैंग्वेज यूज़ टास्क और लैंग्वेज एनालिसिस एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके बच्चों को दें। मतलब ऐसे टास्क जिसमें लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है, और ऐसे टास्क जिसमें वो लैंग्वेज को एनालिसिस करते हैं, ऐसे टास्क को बच्चे को कंबाइन करके दें तो ये बहुत प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। टास्क ओरिएंटेशन में आता है। लैंग्वेज यूज़ टास्क में क्या, लैंग्वेज यूज़ टास्क का मकसद क्या होता है। लैंग्वेज यूज़ टास्क का मकसद होता है कि बच्चा सुने, मतलब इंस्ट्रक्शंस ले फोकस के साथ, और फिर वो एक्शन परफॉर्म करे इफ़ेक्टिवली, ठीक है। मतलब इसमें कौन कौन सी आती हैं, लिसनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्शन। इसकी आपने जो एग्जांपल्स आगे दी गई हैं ये आंखें खोल के एक बार पढ़ लेनी है एमसीक्यूज़ के हवाले से। लिसनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्शंस, लिसनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बच्चे को ऐसे रिडल्स वगैरह देना, बच्चे सुनेंगे वो रिडल्स, फिर बाद में उसे सॉल्व करेंगे। लिसनिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। बच्चे को एक टीचर पैराग्राफ सुनाती है, फिर उसके बाद उसे बताती, उससे कहती है कि आपने इससे क्या सीखा, अपने अल्फाज में बताएं। फिर वो समराइज़ करके इन्फॉर्मेशन देता है। इंटरैक्टिव लिसनिंग, बेनिफिट्स इसके क्या हैं। बेनिफिट्स उनका कहना है इट इंक्रीजेस प्रेडिक्टिव पावर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेटिव सिचुएशंस इंक्लूडिंग स्कीमाता एंड स्क्रिप्ट्स। उसका कहना है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये बच्चे की फ्यूचर में जो से कम्युनिकेशन सिचुएशंस आएंगी वो उस हवाले से इसको तैयार करेंगी। एक प्रिडिक्टिव पावर उसके दिमाग में स्टोर करेंगी कि अच्छा है पहले ये सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है क्लास में, ठीक है। स्कीमाता होता है एक माइंडिंग प्लानिंग, या दिमाग में एक पहले से प्लान करना किसी चीज़ को, या स्टोर, आप एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उस एक्सपीरियंस को आपका दिमाग में एक स्टोर हो जाता है वो एक्सपीरियंस। तो वो जब सिचुएशन दोबारा आती है तो उस स्कीमाता के थ्रू आप फिर उस सिचुएशन को हल करते हैं, हैंडल करते हैं। तो उनका ये कहना है कि आपके ये फ्यूचर कम्युनिकेशन में काम आती हैं। लैंग्वेज एनालिसिस टास्क में क्या आ जाती हैं, हर वो एक्टिविटीज़ आ जाती है जिसमें आप अपनी लैंग्वेज को या किसी और की लैंग्वेज को एनालिसिस करते हैं, या इस तरह की आपको एक्टिविटीज़ दी जाती हैं कि ये सुने ये किस तरह के ग्रामेटिकल रूल अप्लाई कर रहा है, ये इस सिचुएशन में है तो आप इसके चॉइस ऑफ वर्ड्स देखें किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, ये फास्ट स्पीच कर रहा है, ये कहाँ पे पोज ले रहा है, कहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस तरह के एनालिसिस किए जाते हैं जी। बस जी इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।